व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स। फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, व्हाट इज कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकेंड टॉपिक है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स, सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स। अरे पहला हम ये बात करेंगे कि कॉमर्स क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा रिलेटेड टू कॉमर्स, वो सब्जेक्ट को चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स, इसको अकाउंटेंसी, दूसरा सीए जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, अर्थ, कॉमर्शियल अर्थमेटिक। और उसके अलावा भी हमको पता है क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी हो गया, सीए जिसको लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल अर्थमेटिक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है हमको, इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली और भी एटीपी है, क्या है हमारे पास, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ईटीपी। तो बेसिकली बच्चा जो पढ़ता है अधिकांश वो अकाउंटेंसी, सीए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और इंग्लिश। तो आज हम यही सब सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे हम कैसे देखेंगे कि आखिर कॉमर्स से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है कैसे, आखिर हम कॉमर्स में इन सब्जेक्टों का यूज कैसे। तो पहले हम ये देख लें कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स क्या है, कोई भी मटेरियल को, कोई भी मटेरियल को देख लेते हैं। मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि इस पेन को बनाना है, किसको बनाना है, पेन को, ये मार्कर को नहीं, पेन को। मान लो पेन बनाते हैं, पेन तो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन वो जो मटेरियल आता है वो मटेरियल कहाँ से आता है, फार्मर से आता है। फार्मर कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, खेत में। यानी कि जो क्रिया कहाँ करने से, यानी कि रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, कच्चा माल। रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा माल। रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, कच्चा माल बोलते हैं। तो आपको पता है कि कच्चा माल कहाँ होता है, प्राइमरी सर्विस जो कहाँ होता है, प्राइमरी जो किसान लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना, पहले चीनी से पहले किसका उत्पादन होता है, गन्ना का। तो जो गन्ना है वो रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो चीनी बनता है वो फिनिश गुड्स है। क्या है हमारा, फिनिश गुड्स है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो पहले तो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस होगा कि नहीं। तो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा, किसान लोग अपने खेत में करते हैं, ठीक है। प्राइमरी यानी कि आपका कॉमर्स कहाँ स्टार्ट हो जाता है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन से। यानी कि जितना भी खेती बाड़ी करने में जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में जितने भी फंक्शन करते हैं, वो सब क्या है, कॉमर्स है। इतना ही नहीं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करना। कहाँ, फिनिश गुड्स में चेंज करना। तो फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश गुड्स पता है, फिनिश गुड्स कहाँ होते हैं, फिनिश गुड्स कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में। यानी कि कच्चा माल कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री में। तो आप बताइए कि किसान से डायरेक्ट चल जाता है फैक्ट्री में, या तो उसमें बहुत सारे वर्कर काम करने वाले रहते हैं, नहीं रहते, उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रहते हैं कि रहते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। माल उठा के गाड़ी ले जाता है फैक्ट्री तक। यानी वहां भी क्या हो रहा है, कमर्शियल कार्य हो रहा है। अब देखो थर्ड हमारे पास देखिए, क्या सिर्फ फैक्ट्री में फिनिश को, मान लीजिए कि गन्ना का खेती होता है और उससे शुगर बनाया जाता है। तो क्या आप शुगर जो है डायरेक्ट फैक्ट्री में जाता है कि उसके बाद कहीं जाता है, कहीं जाता है। यानी हम कहाँ बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, कस्टमर को। किस लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो आप क्या देखें कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने से लेकर कस्टमर तक, कंज्यूम करने तक की जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सब क्रिया का क्या कहलाएंगे, मेरा कॉमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉमर्स कहलाएंगे। और कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य। क्या होता है, वाणिज्य होता है। तो हम पहले चर्चा करते हैं। पहला हम आपको देखेंगे व्हाट इज कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स, तो कॉमर्स क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने से
लेकर फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने तक का जितने भी क्रिया होते हैं, यानी जितने भी फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। यानी कि क्या, जो किसान खेती बाड़ी में जो भी वहां पे टाइम कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, यानी वहां पे जो मेहनत कर रहे हैं, जितने भी वर्कर, उनका सैलरी, वहां पे भी कॉमर्स यूज हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट से आएगा कहाँ पे, फैक्ट्री पे, वो ट्रांसपोर्ट वाला जो काम हो रहा है वो भी क्या, मेरा कॉमर्स है। फिर का क्या होगा, फिनिश गुड जो फैक्ट्री में, वहां से कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। तो कस्टमर तक तो भी डायरेक्ट नहीं जाएगा, वहां भी फैक्ट्री होंगे, वहां भी वर्कर होंगे, वहां भी लोग मैनेजर वगैरह होते हैं, यानी वो जितने भी कार्य करने वाले हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कॉमर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली क्या बोलना है कि कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने से लेकर फाइनली कस्टमर के कंज्यूम करने तक जितने भी कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाणिज्य कहलाते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया क्या है मेरा, कॉमर्स। तो कॉमर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए पहला आप ये बताइए कि आप, ठीक है मान लीजिए माल को बना लिए, माल को बना लीजिए, तब जब बनाइएगा तो उसको जब बेचिएगा कुछ या तो लाइएगा तो कोई तो लेखा जोखा करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो लेखा जोखा करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे लेखा जोखा होगा, कैसे हम लिखेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे उसके लिए उसको क्या पढ़ना पड़ता है, अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, अकाउंटेंसी। अब ये बताइए अकाउंटेंसी क्या होता है, तो अकाउंटेंसी आप बताइए, आपको पता है कि दौड़ना है, आपको पता है कि दौड़ना है, लेकिन कैसे दौड़ना है ये सब तुमको कोई गाइड करने वाले बताते हैं कि नहीं बताते। अब बताइए, प्रिंसिपल होते हैं स्कूल, होते कि नहीं होते। प्रिंसिपल क्या करते हैं, गाइड करते बच्चों को कि ऐसे करना है, टीचर को भी बताते हैं, यानी कि रूल जो बनाते हैं वो रूल कौन बनाते हैं, प्रिंसिपल। यहाँ पे भी जो रूल बताने वाला है वो कौन बताएगा हमको, अकाउंटेंसी बताएगा कि आप अकाउंटिंग कैसे कीजिए। क्या बताने वाला है, अकाउंटेंसी क्या बताएगा आपको। अकाउंटेंसी का हिंदी होता है लेखा शास्त्र। क्या होता है, लेखा शास्त्र। तो लेखा शास्त्र क्या बताता है, रूल बताता है कि आप अकाउंटिंग कैसे कीजिएगा, आप लेखा जोखा कैसे कीजिएगा। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल बताता है आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसी टाइप से आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी बताएगा कि आप अकाउंटिंग लेखा जोखा कैसे कीजिएगा। वो नियम कौन बताएगा आपको, अकाउंटेंसी बताएगा। यानी कि 11th फर्स्ट बुक जो है मेरा वो कौन सा है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या बताएगा आपको, लेखा जोखा करने का रूल बताएगा कि आपको लेखा जोखा करना कैसे है। उसके बाद आप देख पाते होंगे कि सेकेंड आपका सीए, कॉमर्शियल और मैट्रिक। आप ये बताइए कैलकुलेशन भी तो आपका आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो तो चलने के लिए बता रहा है, वो तो रूल बता रहा है कौन, अकाउंटेंसी, लेकिन आपको कैलकुलेशन में तो उसमें होंगे। तो आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सीए पढ़ना पड़ता है, कॉमर्शियल और मैट्रिक। ठीक है, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, कॉमर्शियल और मैट्रिक। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का आपको पता है, ये तो मैथ बुक हो गया आपका, ये इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी आपको पता है, अर्थव्यवस्था। आप ये बताइए, आप ठीक है इसको बना लिए, आपको कहाँ बेचना है, नहीं बेचना है, कहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ कम पॉपुलेशन है, कहाँ डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगा, ये सब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कहाँ बेचिएगा, आप कहाँ बेचना पसंद कीजिएगा गुड्स को, जहाँ डिमांड होगा। तो इकोनॉमिक्स में तो आपको वही पता चलेगा ना, आपका कहाँ डिमांड होगा, कहाँ सप्लाई होगा, कैसे डिमांड अगर बढ़ाया जाए, कैसे डिमांड घटेगा तो क्या करे, नहीं करे, सप्लाई कैसे बढ़ाए, ये सब चीजों को हमको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए उसके बाद बिजनेस स्टडीज। अब देखिए बिजनेस स्टडी बताता है कि आप बिजनेस कैसे कीजिएगा, आप बिजनेस कैसे कीजिएगा। ऐसे थोड़ी आप, ये तो सिर्फ अकाउंटिंग करने का रूल बता रहा है, लेकिन बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे स्कोप होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब आपको बिजनेस का जानकारी कौन देगा, बिजनेस स्टडीज देगा। बिजनेस स्टडी ही आपको क्या बताएगा कि दुनिया में बिजनेस होने वाले कितने तरह की चीज है, बहुत सारी चीजें जो बिजनेस किया जा सकता है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, बिजनेस करने की सारी चीजें बिजनेस स्टडीज में मिलेंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा भी लाने के लिए यही बताएगा कि आप पूंजी भी कहां से लाइए। ठीक है, तो बिजनेस स्टडी में आपको क्या होगा, बिजनेस करने से जितने भी रिलेटेड चीजें होती है वो स्टडी करने को मिलेगी बिजनेस स्टडीज में। मेन बुक है, अब देखिए इंग्लिश, इंग्लिश तो पता है कि इंग्लिश क्यों पढ़ा जाता है, अंग्रेज उसका देन है। उसके बाद आपके पास हो ही गया भाई एटीपी है, तो एटीपी को लिया नहीं जाता, नहीं लोग करता भी है तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बात कर दिया अकाउंटेंसी, सीए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और इंग्लिश। ठीक है, तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो पहला क्या देखें, व्हाट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल को बनाने से लेकर उनको फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने तक की जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या है, कॉमर्स है। सेकेंड हम देखें रिलेटेड टू कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, सीए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश। तो हम अकाउंटेंसी में क्या देखेंगे, हमको रूल बताने वाला है कि आप अकाउंटिंग कैसे कीजिएगा, लेखा जोखा कैसे कीजिएगा।
आप सीए देख पा रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया जाएगा सीए जो क्या है मैथ है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या होगा, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे माल को बेचिएगा, कैसे आप माल को बेचिएगा, ठीक है। ये सब पूरा आपको जानकारी इसी में आपको इकोनॉमिक्स में देगा, ठीक है। कि आप देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे। और उसके बाद क्या हमारे पास बिजनेस स्टडीज है, ठीक है। बिजनेस स्टडी में क्या होगा आपको, देखिए हिंदी में अगर जानना है तो इसको लेखा शास्त्र बोलते हैं, ये तो आपको कॉमर्शियल अर्थमेटिक है। ये इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था। और ये बिजनेस स्टडीज क्या है मेरा, बिजनेस स्टडीज क्या है हमारा, व्यवसाय अध्ययन, व्यवसाय अध्ययन। इंग्लिश को तो इंग्लिश अंग्रेजी जानते ही है। तो आज हमारा ये टॉपिक ये सब है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं अकाउंटेंसी वाले करने वाले हैं। हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं हम लोग, अकाउंटेंसी, ठीक है। आप अकाउंटेंसी को क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। अब चलिए हम लोग आने वाले सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर या तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बोले वो है अकाउंटेंसी। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को अकाउंटेंसी में, इतना बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, देखते हैं बच्चा लोग बोलते रहता है। सच बोले ना तो अकाउंटेंसी एक बात बताते, अकाउंटेंसी जो है ना वो एकदम जीजा साली वाला रिलेशन है। आपको इतना मजा आएगा अकाउंटेंसी अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो, ध्यान दीजिएगा तो जैसे लगेगा जैसे वो आपकी साली है और आप उसके जीजा। इतना मजा आने वाला आज, सच बोल रहे। अकाउंटेंसी में देखो अकाउंटेंसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एकदम आराम से पढ़ो। चलो देखते हैं अकाउंटेंसी। भाई अकाउंटेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लेखा शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखा। ये हमको क्या बताने वाला है, रूल एंड रेगुलेशन बताने वाला है। रूल एंड रेगुलेशन बताने वाला है। रूल एंड रेगुलेशन मतलब क्या, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल क्या करते हैं अपने शिक्षकों को बताते हैं ऐसे कीजिए वैसे कीजिए ऐसे पढ़ाइए, यानी कि आपको पढ़ाने का भी तरीका बताते हैं, आपको क्या करना नहीं करना वो रूल कौन बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे अकाउंटेंसी क्या बताएगा आपको, अकाउंटिंग करने का नियम बताएगा। क्या करने का, अकाउंटिंग करने का नियम कौन बताने वाला है, अकाउंटेंसी बताने वाला है। इसलिए हमारे 11th चैप्टर में 11th क्लास में क्या है, फर्स्ट अकाउंटेंसी है। वो क्या बताता है, अकाउंटिंग करने का नियम बताता है, रूल एंड रेगुलेशन बताता है। कौन बताता है, अकाउंटेंसी, कि कैसे आपको अकाउंटिंग करना है। अब भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, लेखांकन होता है। क्या होता है, लेखांकन। और लेखांकन का मतलब क्या, लेखा, अपना भाषा में बोले तो लेखा जोखा, यानी कि क्या करना है हमको, लिखना है। जो आपके पास ट्रांजेक्शन हो रहे बिजनेस में उसको लिखना है। तो कैसे लिखना है वो कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा। कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा। तो हम अकाउंटेंसी में आज वही सीखने वाले हैं, रूल एंड रेगुलेशन। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं अकाउंट्स में या तो बिजनेस में जिसकी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे देखिए आपको बोल दिया दायित्व, क्या बोल दिया, दायित्व। संपत्ति बोल दिया, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। तो ये हमारा क्या है, कॉमर्स में होने वाले वर्ड यूज होने वाले। तो हमको ये सब वर्ड भी तो पता होना चाहिए। तो हम आज सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कोई कंफ्यूजन, क्या सीखने वाले हम लोग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किसके अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर। हमको ये पता चल गया अकाउंटेंसी के अंदर क्या पता चलने वाला हमको, ये क्या बताएगा हमको, रूल एंड रेगुलेशन बताएगा। क्या चीज का, अकाउंटिंग का। क्या चीज का, अकाउंटिंग का,
ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि व्यवसाय में यूज होने वाले शब्दों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आपको पता होगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखिए पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको खोल के बताएंगे, हम पूरा खोल देना है, तो कुछ ऐसा लगे ही नहीं कि याद करना है। ठीक है, चलिए देखिए, हम मान लीजिए हम किसका बात कर रहे हैं, बिजनेस का बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक सुधीर कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको देखने से लग रहा है कि सुधीर कंपनी है, तो इस कंपनी का जो ऑनर होगा वो सुधीर होगा। कौन होगा, सुधीर होगा। चलिए, एक चीज तो हमको पता चल गया कि बिजनेस का जो मालिक है वो सुधीर है, तो ये सुधीर को क्या बोलेंगे, ये ऑनर है। ये क्या है, ऑनर है। ये तो हमको पता चल गया, हिंदी में इसको स्वामित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वामित्व बोलते हैं, यानी सुधीर क्या है, इसमें ऑनर है। ये एक चीज पता चल गया हमको। दूसरा, आप ये बताइए कि जब ये बिजनेस इसमें स्टार्ट किया होगा, सुधीर कंपनी अगर बनाया, तो सुधीर इसमें इन्वेस्ट किया होगा पैसा कि नहीं किया होगा, किया होगा। आखिर ये बिजनेस जब बनाया तो ये इसमें स्टार्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, मतलब पैसा लगाया होगा नहीं लगाया होगा। तो जो सुधीर इसमें, जो मालिक इसमें बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको नाम दिया गया है कैपिटल। क्या नाम दिया गया है, कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी। एक शब्द हमको पता चल गया कि जो ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब बताइए, सुधीर तो कंपनी खोल लिया, इसके पास गया पैसा घट, क्या घट गया, पैसा घट गया। तो जब पैसा घट गया तो ये क्या करने लगा, अगल बगल से मांगना स्टार्ट कर दिया। ये तो सुधीर कंपनी तो पहले सुधीर से लिया ही, अब उसके बाद ये क्या करने का स्टार्ट कर रहा है, ये बोलेगा हमसे नहीं हो रहा, और आदमी से लेते हैं, यानी कि बाहर वाले से लेते हैं। ये भी क्या हो गया, घर वाले से लिया। अब ये क्या करेगा, पैसा बाहर से भी लाना स्टार्ट करेगा। तो जब कोई बाहर वाला कंपनी में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं, दायित्व। कहने का मतलब है कि देखिए, ये जो घर वाला पैसा लगाया, यानी घर का आदमी जो इसमें पैसा लगाया उसको बोलेंगे कैपिटल, और जो बाहर वाला इसमें पैसा लगाया उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुधीर कंपनी को जो ये दायित्व पैसा, मतलब पैसा लिया है, इससे ये क्या करना पड़ेगा, सुधीर कंपनी को इसको चुकाना पड़ेगा। और जो पैसा कंपनी को चुकाना पड़ता है, या तो जो कंपनी यानी कि जो बिजनेस को चुकाना पड़ता है किसी और को, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। अब ध्यान से देखिए, तो ये सुधीर कंपनी जो वो पैसा ये ऑनर को भी चुकाएगा। ध्यान से देखिए, आपको याद होगा तो घर में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेन देन करते हैं। अब मान लीजिए घर से पैसा लिए, क्या बोले, हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा 20,000 दीजिए, तो आप घर वाले से ले लिए। उसके बाद और घटा था, बाहर वाले से ले लिए। आप ये बोलिए, तो आप घर से ही पैसा लिए, बाहर से भी लिए, घर में भी देना है, बाहर वाला को भी देना है। तो जो घर से दिया उसको लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। घर वाला को भी चुकाना, लेकिन वो घर वाले, वो क्या है, तो कैपिटल हमारा क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटी होगा। क्या कहते हैं इसको, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं जो घर से पैसा लिया हुआ है, यानी कि सुधीर जो इसमें इन्वेस्ट किया, जिसको हम नाम कैपिटल दिए हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी है। जो बाहर से ले रखा है, जो बाहर से लिया, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि बाहर का दायित्व है, अंदर का दायित्व है, यानी कि घर वालों को देना है या बाहर वालों को देना है। ये इसलिए देना है क्योंकि बिजनेस में एक रूल है कि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग चीज है। बिजनेस बोलता है कि हम मालिक से पैसा लिए, हम उसका भी लेखा जोखा करेंगे, और हम मालिक को पैसा देना है वो भी लेखा जोखा करेंगे हम। ठीक है, तो ये बिजनेस बोलता है कि हमको इसको भी देना है और इसको भी देना है, क्योंकि दोनों आदमी मिलाकर हमको खड़ा किए हैं। तो जब दोनों आदमी खड़ा किए तो दोनों को देना है। लेकिन जो घर वाला आदमी उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो बाहर वाला उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लायबिलिटी दो तरह की, एक इंटरनल लायबिलिटी और ये बोलते हैं इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो बाहर वालों को देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, और जो अंदर वाला को देना है उसको इंटरनल लायबिलिटी। यानी कि कैपिटल हो गया मेरा इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, और ये वाला हो गया मेरा जो बाहर से हम ले रहे हैं पैसा, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी बोलते हैं किसको, लायबिलिटी बोलते किसको है, तो लायबिलिटी उसको बोलते हैं जो अमाउंट कंपनी को चुकाना होता है किसी अन्य पर्सन को, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो कंपनी को इसको भी चुकाना है, इसको भी चुकाना, दोनों है लायबिलिटी। लेकिन ये हो गया इंटरनल लायबिलिटी और ये हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी।
चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी में और इंटरनल लायबिलिटी में। अभी तो चलिए बात कर रहे हैं लायबिलिटी का। अभी तो लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, दायित्व, जो कंपनी को पैसा चुकाना है। जैसे मान लीजिए कि सुधीर कंपनी बैंक से 10 लाख रुपया लिया तो उसको चुकाना है, तो वो लोन हो गया, वो इसका हो गया लायबिलिटी। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कैपिटल यानी कि सुधीर कंपनी जो सुधीर से जो पैसा ले रहा है वो भी 20 लाख अगर ले रहा है तो वो भी इसको चुकाना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन दोनों है चुकाने वाला ही चीज, तो दोनों है लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी बराबर क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी बराबर क्या होगा, लायबिलिटी बराबर क्या होगा, लायबिलिटी बराबर क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी तथा एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। इंटरनल लायबिलिटी आपका हो गया कैपिटल, और एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया जैसे बैंक से आप लोन ले रखे, किसी अन्य कंपनी से उठा लिए। ठीक है, जैसे डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर में भी जैसा बिजनेस स्टडी पढ़िएगा तो उसमें ये सब आपको पढ़ने में मिलेगा। जैसे डिबेंचर होता है, वो भी डिबेंचर अगर आप ले रहे हैं तो आपका लोन होता है। ठीक है, वो कंपनी से लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, कौन कौन इंटरनल लायबिलिटी होता है। अभी तो यही हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी हम ये देखें कि जो अमाउंट कंपनी को चुकाना होता है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी दो तरह का होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। जो घर वाला को देना हो इंटरनल, जो बाहर वाला को देना उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी कि ऑनर को भी पैसा चुकाना होता है, यही बिजनेस बोलता है। ठीक है, चलिए दूसरा आप बोलिए कि हम तो पैसा जुगाड़ कर लिए, पैसा जुगाड़ कर लिए, कहां से, पैसा लेकर, एक ठो ले लिया मालिक से, एक ले लिए बाहर से। आप बोलिए कि जो लायबिलिटी है वो क्या किस लिए लिया, बिजनेस खड़ा करने के लिए। किसके लिए लिया, ये बिजनेस खड़ा करने के लिए लिया है। ठीक, बिजनेस खड़ा करने के लिया है कि तो क्या करेगा, ये पैसों का माल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, माल खरीदेगा, एसेट्स खरीदेगा, फर्नीचर वगैरह खरीदेंगे कि नहीं खरीदेगा। बोलिए हमारे पास अभी आया है मनी, तो सिर्फ मनी से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है क्या, मनी से बिजनेस स्टार्ट होता है नहीं। उस जो हम बिजनेस करने वाले हैं उससे रिलेटेड चीजें भी खरीदनी पड़ेगी कि नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आप समझिए, आप जो भी चीज सुधीर कंपनी के नाम से जो भी चीज खरीदी जा रही है वो हमारे लिए होगा एसेट्स। क्या होगा, एसेट्स। जैसे कि मान लीजिए हमको फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पैसा लिए उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो फैक्ट्री क्या होगा, सुधीर कंपनी के नाम से ही होगा, तो उसके लिए क्या हो गया, संपत्ति हो गया। यानी कभी जो हम बात करने वाले हैं, इस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम एसेट्स पे इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, एसेट्स पे। तो एसेट्स क्या होता है, जो कंपनी के ऑनर के नाम से या तो कंपनी के नाम से जो एसेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि अभी इसके पास पैसा है 10 लाख रुपया, कितना है, 10 लाख रुपया। इसको क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो 10 लाख रुपया तो ले लिया था, इसके पास क्या हो गया, कैश में आ गया, कैश में इसके पास आ गया। अब इस पैसों को क्या करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, क्या बनाएगा, फर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा, गुड्स खरीदेगा यानी माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, फर्नीचर। अब समझिए मेरी बात को, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जहां बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा वहां तो फैक्ट्री तो होगा कि नहीं होगा। फैक्ट्री में क्या क्या चीज होता है, फैक्ट्री में हो सकता है बिल्डिंग भी बना सकते हैं, हो सकता है आपको बिजनेस से बिल्डिंग का जरूरत है। ठीक है, फर्म का जरूरत है, गुड्स तो माल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। आपको मान लीजिए कि क्या करना है, कंप्यूटर का बिजनेस करना है, तो आप कंप्यूटर खरीदिएगा ना, उस पैसा से तो क्या हुआ, आपके लिए संपत्ति हुआ। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्या, फर्नीचर समझ में आता है। मान लीजिए मोबाइल का दुकान बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं ना, प्लाई वगैरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, फैक्ट्री जो आप बनाइएगा, तो जहां मान लीजिए आपका मशीन वगैरह बैठेगा, वहां पे जहाँ गुड्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसके लिए क्या एसेट्स है, क्या है, ये सब चीजें एसेट्स है। तो आप ये बोलिए
आप ये बोलिए ध्यान से कि आप जितना पैसा लायबिलिटी से लिए हैं, आप मान लीजिए कि आप जितना पैसा आपका लायबिलिटी था दूसरों से लिए हैं, दूसरों से लिए हैं, वो क्या करने में यूज कीजिएगा, एसेट्स खरीदने में, एसेट्स खरीदने में। यानी कि लायबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट्स होगा, लायबिलिटी बराबर एसेट्स होगा। यानी कि आप मालिक से 10,000 लिए, अब बात को समझिए, 10,000 मालिक से लिए और 10,000 बाहर से लिए, हो गया कितना आपके पास, 20,000। 20,000 से आप क्या किया, टमाटर का धंधा स्टार्ट किए, तो आपका 20,000 जो संपत्ति आया टमाटर, वो किसके बदले में आया, जो आप अपने ऑनर से और अपने बाहरी लोग से जो पैसा ले रखे उसी से लिए ना, यानी कि लायबिलिटी के बराबर एसेट्स, लायबिलिटी के बराबर एसेट्स होगा। यही इक्वेशन आपको फॉलो भी करना होगा, आपका आगे है एक तो चैप्टर ही पूरा है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें यही है, आप समझिए थोड़ा सा। लायबिलिटी का मतलब क्या बोले थे हम, लायबिलिटी का मतलब होता है इंटरनल भी, इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बोले थे कि नहीं बोले थे। यानी कि इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी बराबर क्या होगा, मेरा एसेट्स होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब देखिए इंटरनल लायबिलिटी हम किसको बोलते हैं, कैपिटल को, किसको बोलते हैं हम लोग, कैपिटल को, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी को, जब कैपिटल अलग वेरिफिकेशन हो जा रहा है कि इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या, जो मालिक पैसा देता है उसको हम लोग कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, और जो बाकी का लेते हैं जिसको एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको सिंपली हम लोग लायबिलिटी के नाम से दिखाते हैं। यानी कि आप देख चुके कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट्स होगा। ये भी लायबिलिटी था, ये भी लायबिलिटी था, दोनों यानी कि लायबिलिटी बराबर एसेट्स, तो हम लायबिलिटी को दो भाग में बांट दी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी कि हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर होता है एसेट्स, यानी कि एसेट्स बराबर क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, इतना पता चलिए हमको कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट्स होगा। क्यों, क्योंकि जो हम पैसा ले रखे हैं उससे हम क्या खरीदेंगे, एसेट्स ही खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदे तो जो पैसा बचेगा वो आपका किस रूप में बचेगा, पैसा के रूप में, कैश तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारे पास यहाँ कैश तो रहेगा, एसेट्स में रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि हमको ये पता चल गया कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होता है, एसेट्स होता है। इससे आप देख ले क्या क्या चीज, कैपिटल क्या है जो मालिक इन्वेस्ट कर रहा है, और लायबिलिटी क्या है जो बाहर वाले लोग से ले रखे हैं और उसको चुकाना, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। और एसेट्स क्या है, जो इन पैसों से हम जो संपत्तियां खरीद के अपने नाम से यानी बिजनेस के नाम से जो खरीद के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो चीज ऑनर के नाम से या तो बिजनेस के नाम से है उसको हम क्या बोलेंगे, संपत्ति बोलेंगे। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक आप सुनते होंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑनर के नाम से, बिजनेस के नाम से। तो आप ये ध्यान से रखिए कि बहुत सारा बच्चा सोचता है कि ऑनर के नाम से मतलब मान लीजिए अगर घरवा है तो अगर घरवों की चीज बोलेंगे संपत्ति, नहीं। बिजनेस क्या बोलता है कि आपका घर से हमको लेना देना नहीं है, आपका घर वाला संपत्ति से हमको लेना देना नहीं है। हम कौन सा संपत्ति का बात करेंगे, जो बिजनेस के नाम से है, यानी सुधीर कंपनी के नाम से होना चाहिए। सुधीर के नाम से उस संपत्ति को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो सुधीर कंपनी के नाम से वो किसका संपत्ति होगा, बिजनेस का संपत्ति होगा। ठीक है, हम उस एसेट्स का बात कर रहे हैं। घर में हमारा बीबी ज्वेलरी पहन के रखी है, बहन पहन के रखी, उस संपत्ति को हम यहाँ नहीं लेंगे। हम किसका लेंगे, जो सुधीर कंपनी के नाम से, सुधीर का नाम से, सुधीर के वाइफ के नाम से, सुधीर के माई के नाम से, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एसेट्स का बात ये कर रहे हैं। तो आप एसेट्स में देखिएगा, अभी देखिए एसेट्स को हम नहीं दिखाएं ना लायबिलिटी को दिखाएं अभी, तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को भी अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सीधा सीधा बता रहे हैं एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। तो आप तीन टर्म यहाँ पे सीख चुके हैं कि पूंजी क्या होगा, इसको कैपिटल को बोलते हैं पूंजी। अगर कहीं दिक्कत है, अभी हम लिखे भी थे पूंजी, लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व, और संपत्ति को बोलते हैं एसेट्स को क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, हम इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। अभी हम बात करेंगे एसेट्स का। किसको हम बात करेंगे, एसेट्स का। तो एसेट्स को भी हम अलग अलग भाग में बांटेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या बोले, अभी तीन टर्म, हम तीनों टर्म को लेके चलेंगे एकदम बिल्कुल। आप लोगों को कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी समझ में आ गया, क्या समझ में आया, एसेट बराबर
एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों है क्या लायबिलिटी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल लायबिलिटी को हम कैपिटल दिखा दिए तो बाकी जितना भी है उसको हम किस नाम से दिखा देते हैं, लायबिलिटी के नाम से दिखा देते हैं। आखिर दोनों क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले किसका, हम बात करने वाले हैं एसेट्स का। किसका, एसेट्स का, जिसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति पता है कि सुधीर कंपनी के नाम से कौन सा होगा, जो उसके नाम से होगा वही उसका एसेट्स होगा, इतना तो हमको पता है। लेकिन अकाउंट्स के टर्म से देखते हैं तो आपको पता है लैंड, जिसको बोलते हैं भूमि। क्या बोलते हैं, भूमि। अब मान लीजिए हम जहां फैक्ट्री बना रहे हैं वो जमीन में खरीद लिया, वो जमीनें खरीद ली, तो जब जमीन खरीद ली तो लैंड किसका हो गया, सुधीर कंपनी का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो लैंड किसका संपत्ति है, सुधीर कंपनी का। तो लैंड समझ में आ गया, जमीन। ठीक है, दूसरा अब मान लीजिए वहां बिल्डिंग बना दिया है वर्कर लोग को रहने के लिए, अपने रहने के लिए नहीं, वर्कर लोग को, बिजनेस रिलेटेड वाले चीजों के लिए बिल्डिंग होना चाहिए। अपन घरवा के बैठ कर रहने के लिए अगर बनाएगा तो बिल्डिंग किसका होगा, सुधीर कंपनी का नहीं होगा, वो उसका संपत्ति है। ठीक है, तो वर्कर लोग को अगर रहने के लिए बिल्डिंग बना दिया, अपार्टमेंट बना दिया, तो वो किसका संपत्ति होगा, सुधीर कंपनी का, तो वो एसेट्स होगा। ठीक है, चलिए बिल्डिंग तो समझ में आ गया। चलिए उसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए कि जहाँ फैक्ट्री वगैरह बनते, दुकान वगैरह, मान लीजिए दुकान का ही बात करते हैं तो वहां पे फर्नीचर लगते कि नहीं लगते, तो बिजनेस में फर्नीचर भी यूज होते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, फर्नीचर। जितने भी लकड़ी वाले सामान होते हैं। ठीक है, तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। आप गुडविल, अब देखिए गुडविल भी एक संपत्ति है। बच्चा लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि गुडविल कैसे संपत्ति है, गुडविल है क्या। गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति। क्या बोलते हैं, ख्याति। क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। गुडविल को ख्याति बोलते हैं। आखिर ये ठीक है सर, लैंड समझ में आ गया, बिल्डिंग समझ में आया, फर्नीचर समझ में आ गया, ये गुडविल का है, गुडविल का है बताते हैं। हम यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं ना, आप लोग को बड़ा मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब मान लीजिए कल 1000 बच्चा हम जमा के सुधीर मान लीजिए जो हमारा कोचिंग का नाम है, वो कोचिंग हमारा क्या हो गया, फेमस हो गया। मार्केट में क्या हाल हो गया, जो सुधीर का कोचिंग है वो बहुत फेमस है। अब मान लीजिए हमारा ही कोचिंग है, अगर मान लीजिए कल डेट हो जाता है, यही आकर कोई दूसरा को मेरा ही कोचिंग पढ़ाता है, तो आप बोलिए जो बना बनाए गुडविल मार्केट में, यानी जो हमारा इज्जत बना है मार्केट में, वो क्या है। अगर अगला टीचर को क्या होगा, मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, जो हम बना के रखे वही गुडविल पे क्या हो रहा है, जो हम बना के रखे इज्जत, उसी पे अगला टीचर आ रहा है, कमा रहा है। अब इसको यहाँ नहीं समझ आ रहा, तो इतना समझ में आता होगा कि नेता लोग का बेटा नेता बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। मान लीजिए उसमें से बहुत सारे कोई नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कोई नेता बहुत अच्छे। अब उस नेता अच्छा है, वो तो गुडविल मार्केट बना लिया, अब उसका बेटा को क्या मेहनत करने का जरूरत है, नहीं, तो गुडविल बना के रखा, वही गुडविल उसको काम देगा कि नहीं, तो उसके लिए वो संपत्ति हो गया ना। आप देखिए गुडविल वो चीज होता है जिससे आपका बिजनेस में इंक्रीजमेंट हो जाए, यानी कि बढ़ावा हो जाए, आपका प्रॉफिट में फायदा हो जाए। तो आपका जो भी बिजनेस में फायदा होने वाला, आपका वैल्यू को बढ़ाया, उसको लोग संपत्ति बोलते हैं। तो गुडविल भी तो क्या कर रहा है, आपका संपत्ति का वैल्यू बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। अब मान लीजिए कि आप हमारा कोचिंग में डायरेक्ट आए और पढ़ा रहे, बच्चा तो आपको बिना मेहनत के मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो संपत्ति हम जनरेट करके रखे थे। तो हम इस संपत्ति को बेच भी सकते हैं। आप डायरेक्ट आके यहाँ आइएगा, बोलिए सर पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने देंगे, नहीं, हम बोलेंगे नहीं इतना पैसा लगेगा, तो बोलिए हमारा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, एक संपत्ति है। लेकिन गुडविल को देखा नहीं जा सकता है, गुडविल को देखा नहीं जा सकता, ख्याति को नहीं देखा जा सकता, इज्जत को नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया, यानी कि सर संपत्ति दो तरह का होता है, संपत्ति दो तरह का होता है। कौन कौन संपत्ति होता है, एक बिना देखने वाला, एक ठो देखने वाला। दो तरह का संपत्ति होगा, होगा कि नहीं होगा, एक जिसको देखा जा सकता है, एक नहीं देखा जा सकता। अब उसके अलावा भी और भी सारी चीजें हैं। पेटेंट्स, अभी देखिए इसको भी नहीं देख सकते, पेटेंट्स, कॉपीराइट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। अब ये मान लीजिए मार्कर है,
इस कंपनी का मार्कर यानी कि ये रेफिलो का सिर्फ सुधीर कंपनी ही बेच सकता है, तो ये मेरा ट्रेडमार्क है। अब बोलिए क्या ट्रेडमार्क हमारे पास संपत्ति है का? हमको यहाँ दिखने वाला है? नहीं दिखने वाला, लेकिन ये हमको सरकार से लिखित मिल चुका है कि इस मार्कर को, सुधीर कंपनी मार्कर को सिर्फ सुधीर कंपनी ही बेच सकता है, उसके अलावा नहीं बेच सकता है। अब मान लीजिए हमारा बुक है, हम एक बुक लिखे और दूसरे को एक अधिकारी को किसी जो प्रिंट करने वाले उसको हम दे दें कि मेरा बुक छापिए, तो हम किसी एक को अधिकार दे रखे। कॉपीराइट तो सबको नहीं दे रखे, किसी एक ही को दे रखे, तो कॉपीराइट है। तो क्या लग रहा है उस संपत्ति है क्या? नहीं, जो हम छाप रहे हैं उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है। वो जो छापेगा, जितना छापेगा उसके बदले हमको क्या देगा? पैसा देगा, है ना। तो कॉपीराइट का भी अधिकार क्या है? हमको दिखने वाला नहीं है। ये आपका ट्रेडमार्क क्या है? ये भी नहीं दिखेगा। पेटेंट्स, ये भी नहीं दिखेगा। तो देखिए गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है टैंजिबल एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? टैंजिबल एसेट्स, यानी कि टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स को बोलते हैं हम लोग मूर्त संपत्ति। मूर्त इसको बोलते हैं हम टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। आप देखिए, समझिए। चलिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखें कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को हम देख नहीं सकते, ये मेरे पास होता नहीं है। मेरे पास फिजिकली होता है क्या? फिजिकली ये सब चीजें गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क मेरे पास फिजिकली होता नहीं है। तो जो चीजें फिजिकली मेरे पास नहीं होता है वो होता है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अमूर्त संपत्ति। क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्ति। और जो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, हम इसको देख सकते हैं। तो जो चीज हमारे पास फिजिकली एग्जिस्टेंस है, जो हमारे पास है, एक्चुअली में है मेरे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, यानी कि मूर्त संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एसेट्स हम दो भागों में बांटे, एक टैंजिबल एसेट्स और एक इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स मतलब जो संपत्ति को हम नहीं देख सकते हैं, जो संपत्ति को हम नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्ति बोलते हैं। और जिसको हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स, यानी कि मूर्त संपत्ति। यानी हिंदी में दो तरह की संपत्ति है, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, ये देखने के बेसिस पे है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी फिजिकल के आधार पर, भौतिक के आधार पर हम दो भागों बांटे। इसके अलावा भी और संपत्तियां हैं, फिक्स्ड और करेंट संपत्ति भी होते हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं। तो अभी हम ये देखें कि कौन टैंजिबल एसेट्स है, कौन इनटैंजिबल एसेट्स है, यानी बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, और इसके अलावा मशीनरी को भी देखिए। मशीनरी तो आपको पता है, बिजनेस में अगर गुड्स को बनाना है तो फर्नीचर होते हैं, मशीनरी होते हैं। क्या होते हैं? मशीनरी तो होगा ही ना, गुड्स को जो प्रोड्यूस की जगह कहाँ होगा? मशीन में ही होगा। तो मशीनरी भी क्या होगा? मशीनरी भी आपको दिखेगा। तो ये भी हमारा कौन सा होगा? ये हमारा टैंजिबल एसेट्स होगा, ये हमारा टैंजिबल एसेट्स होगा। और गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये मेरा क्या होगा? मूर्त संपत्तियां होंगी, इनटैंजिबल एसेट्स होंगे। तो हम दो चीज देख लिए, कौन टैंजिबल एसेट्स होगा, कौन इनटैंजिबल एसेट्स होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन फिक्स्ड एसेट्स होगा और कौन करंट एसेट्स होगा। ठीक है, कौन फिक्स्ड एसेट्स होगा और कौन करंट एसेट्स होगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अभी हम देखने के आधार पे देखें, अब रहने के आधार पे देखेंगे हम। किसके? रहने के आधार पे। अगर कोई भी संपत्ति मेरे पास, अब देखिए, कोई भी संपत्ति मेरे पास एक साल के लिए, यानी बोले तो वन अकाउंटिंग ईयर के लिए, वन अकाउंटिंग ईयर्स मान लीजिए, वन अकाउंटिंग करने का मतलब मान लीजिए हमरा पता है कि हम लोग पास दो तरह का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। बात कर देते हैं थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो दो तरह का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर,
कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो आपका जनवरी में स्टार्ट होता है। कब जो स्टार्ट हो जाता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को बंद हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर है यही वाला हमारे बिजनेस में यूज होता है। ये क्या कहता है कि मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी एसेट्स, अब देखिए ये फाइनेंशियल ईयर है ना, तो आप मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 में बिजनेस स्टार्ट किए तो बंद कब होगा आपका, 2020 में होगा। तो ये 19 और 20 हमारा क्या कहलाएगा, एक अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, एक अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। यानी कि जो एसेट्स मेरे पास 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए उसको बोलेंगे करंट एसेट्स, और जो एसेट्स हमारे पास मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए उसको बोलते हैं, सॉरी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन गलत निकल गया। जो एसेट्स मेरे पास 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्तियां। और जो एसेट्स मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, लैंड खरीदे, तो क्या करना है, क्या कीजिए, उसको एक साल में बेच दीजिएगा, नहीं। वो क्या होता है हमारे बिजनेस में क्या है, यूज होने वाले चीजें जो लॉन्ग टर्म होते हैं। जब तक बिजनेस है तब तक लैंड होगी, जब तक बिल्डिंग होगी, ये सब चीजें आपके पास फिक्स है। ये 1 साल से ज्यादा दिनों के लिए है। और जो मान लीजिए गुड्स खरीदे, क्या माल खरीदे, माल तो आपको समझ आ रहा है ना, माल किसको बोलते हैं, जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपका माल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, माल बोलते हैं। ठीक है, तो आप गुड्स को खरीदे तो गुड्स तो आप 1 साल से ज्यादा दिन रखने के लिए नहीं किए, आप 1 साल के अंदर ही बेचेगा, खरीदिएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया। क्या हो गया हमारा, करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा भी हम देखेंगे। अभी तो हम 2 तरह का बात कर रहे हैं कि आपका अकाउंटिंग ईयर के आधार पर एसेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है हमारा करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, तो आपको हम बताएं, ये होती है चालू संपत्तियां और ये होती है अचालू संपत्तियां। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालू संपत्ति बोलते हैं, चालू संपत्ति, और इसको हम बोलते हैं अचालू संपत्ति। ठीक है, तो अचालू संपत्ति और चालू संपत्ति भी बताएं कि जो एसेट्स मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए है उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। और जो हमारा 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। यानी कि लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो जैसे में आपको हम बता देते हैं, जैसे में आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स में आपका क्या क्या आने वाला है, लैंड, क्या आएगा, लैंड। तो आपका फिक्स्ड एसेट्स में थोड़ा सा कुछ नाम लिख देते हैं, बाकी अभी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट को दिखाई देते हैं, तो आपको इतना समझ में आ गया फिक्स्ड एसेट क्या है, करंट एसेट्स क्या है। थोड़ा इसका हम अलग अलग तरह से दे देते हैं तो आपको समझ में आए फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन सा चीज आएगा। ऐसे आपको विस्तार में तो पढ़ना है, ठीक है, तो विस्तार में हम आपको पढ़ा ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि हम वादा किए आप लोग से कि कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको रटना होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज
नहीं होगा जो आपको रटना होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में, और दूसरा हम लेते हैं इधर करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा हमारा है करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा हम किसका बात करने वाले, करंट एसेट। तो आपको पता होगा जो हमारे पास संपत्तियां एक साल से ज्यादा दिन के लिए है उसको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे, जो हमारा एक ही साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कौन आपका लैंड यानी कि भूमि, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्या हो गया, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। अब बोलिएगा गुडविल क्यों होता है वो भी बता देते हैं। मशीनरी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, और क्या हो गया, ट्रेडमार्क। अभी इतना ही, बहुत सा और भी आइटम है लेकिन अभी इतना ही समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में हमारे ये सब संपत्ति आ गई, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। गुडविल पे डाउट है कि गुडविल क्यों, तो आप ये बोलिए, आप जो ये अपना मान लीजिए एक मार्केट बना रहे हैं आप, वो क्या लग रहा है एक ही साल के अंदर खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, मोर देन 1 ईयर होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना क्रेडिट बना कर गए, दूसरा टीचर आया मेरे से 50,000 में खरीदा, तो जब तक पढ़ाएगा तब तक वो पैसा वसूल होगा, एक ही साल में थोड़ी वसूल हो जाएगा। तो ये जो संपत्ति उसके लिए बना है वो क्या होगा, मोर देन 1 ईयर होगा, तो इसलिए गुडविल क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। मशीनरी जो यूज कर रहा है वो बिजनेस में, वो एक ही साल में थोड़ी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, वो मोर देन 1 ईयर है तो वो भी मशीनरी फिक्स होगा। पैटेंट्स हो गया। कॉपीराइट, आप कॉपीराइट को देखिए, अब मान लीजिए कि हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी राइटर का बुक हम प्रिंट करेंगे, तो हम उससे कॉपीराइट लिए 5 साल का और उसको हम 2 लाख रुपए दिए, तो हम उसको एक ही साल में खत्म नहीं कर देंगे। वो जो हम संपत्ति बनाए, अपना कॉपीराइट का अधिकार लिए हैं, वो एक ही साल में खत्म नहीं कर देंगे ना। तो क्या होगा, वो एक साल से अधिक साल के लिए, हमारे पास। अब देखिए ट्रेडमार्क आपको हम क्या बताएं अभी, ये वाला, ये सिर्फ हम ही बेचेंगे, तो सिर्फ एक ही साल थोड़ी बेचेंगे। ये जो अधिकार हम सरकार से लिए वो एक ही साल बेचने के लिए थोड़ी लिए, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए, तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए, तो ये सब जितने भी होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट्स होंगे। ठीक है, तो आपको अधिकांश देखना है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, मशीनरी, पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, मशीनरी, गुडविल जो इज्जत बनाए, कॉपीराइट जो हम अधिकार लिए क्या करने का, छापने का, और ट्रेडमार्क क्या है कि ये चीज यानी कि ये चीज हम ही से बेचेंगे, हम सरकार से अधिकार लिए हैं, तो ये भी हमारे लिए संपत्ति है। ठीक है, अब करंट एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स में चलिए, करंट एसेट्स में क्या क्या, करंट एसेट्स में आप मान लीजिए डेटर। अभी डेटर क्या होता है, अब बड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा, डेटर क्या होता है, तो डेटर को भी हम करेंगे। तो डेटर, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमको पैसा देगा, क्या करेगा, पैसा देगा। अगर कोई बंदा ऐसा पैसा नहीं देता है, तो हम उसका क्या करते हैं, अकाउंट को बंद करते हैं, एक ही साल के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, और जो नहीं देता उसको हम बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सब जो डेटर है वो एक ही साल के अंदर बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, एक ही साल के अंदर बंद हो जाता है। तो डेटर देखिए, जिससे हमको पैसा लेना वो मेरे लिए संपत्ति है, उससे हमारा पैसा आएगा ना, कैसे आएगा, जिसको उधार माल बेचे वो हमारा पैसा देगा, उसको हम बोलते हैं डेटर। और जिसको हमको पैसा देना रहता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो डेटर हमारे लिए क्या होगा, संपत्ति होगा। तो अभी लेके गया तो 1 साल के अंदर दे देगा, तो क्या कहलाएगा, मेरा डेटर करंट एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा BR, ये बिल्स रिसीवेबल, इसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं BR क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, और ये हमारे पास एक चैप्टर ही है, तो देख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सुधीर कंपनी था,
ठीक है। अब सुधीर कंपनी एक डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स है इसके पास, और इस डॉक्यूमेंट्स में यह लिख देता है कि मान लीजिए आर क्या किया है कि कहां से, सुधीर कंपनी से 10,000 का उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा, और इसने इस डॉक्यूमेंट्स पे कौन इशू कर दिया, सुधीर कंपनी एक डॉक्यूमेंट्स इशू करके किसको दिया, आर को, कि इस पे तुम लिख दो कि हम 2 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद कितना 10,000 रुपया आपको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है पैसा रिटर्न करने को, और जो ये इसके यदि सुधीर कंपनी इशू कर रहा है आर पे, यही डॉक्यूमेंट्स हमारा कहलाएगा बीआर, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। अब बोलिए ये सुधीर कंपनी के लिए क्या एसेट्स है ना, क्योंकि ये उधार माल इसको दे रहा है। जब ये उधार माल इसको दे रहा है तो ये पैसा आज ना तो कल लौटाएगा ही, आज जो उसको पैसा कंपनी को लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, लौटाएगा। तो जैसे ये डेटर लौटाएगा उसी तरह बीआर वाले भी लौटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीआर भी क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही देना होता है, ठीक है। चलिए अब उसके अलावा भी हम देखते हैं, इतना तो समझ आ गया, डेटर बीआर बिल्स बोलिए सब क्या मेरा करंट एसेट्स है। अब देखिए कि आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं। एडवांस पेमेंट करने का मतलब बहुत सारा स्टूडेंट रहता है कहां पे, रेंट पे। अब क्या जनवरी से पहले फरवरी का भी पैसा दे दिया, तो उसके लिए वो संपत्ति है ना, वो थोड़ी वो पैसा चल गया खत्म हो गया, नहीं उसको फरवरी में उससे तो नहीं लगा, तो क्या उसके लिए वो संपत्ति है। तो जो एडवांस पेमेंट भी हम करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। जैसे रेंट पेड कर दिया एडवांस में, हम सैलरी पेमेंट कर दिया एडवांस में, तो जितने भी एडवांस पेमेंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए, क्या होते हैं मेरे लिए, ये हमारा करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है कि आपका खर्चा हुआ नहीं है, ये ना पहले पेमेंट कर दी। आप देखिए समझिए क्या हुआ कि हमारा यहाँ टीवी चलता है चैनल वाला, ठीक है। चैनल में क्या करता है, मंथली भराना पड़ता है, तो भी हमको पता है 1 जनवरी को खत्म होने वाला, कब खत्म होने वाला, 1 जनवरी को। लेकिन हम क्या कर रखे हैं, उसको प्रीपेड करके रखे, पहले से दे रखे, यानी कि एक्सपेंसेज हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले हम पेमेंट करके रखे, तो क्या प्रीपेड एक्सपेंसेज है, यानी बिना एक्सपेंसेज हुए ही पेमेंट कर दिए, खर्च हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले पेमेंट कर दिए, मोबाइल खरीदा नहीं है लेकिन उसके पहले पेमेंट कर दिए, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है। तो पहले पैसा दे रहे हैं तो वो भी तो आपके लिए संपत्ति है। तो ये भी किस तरह का संपत्ति, हमारा करंट एसेट्स है, यानी कि एडवांस पेमेंट कीजिए, प्रीपेड कीजिए, ये सब आपका क्या है, करंट एसेट्स है। दूसरा कैश, कैश भी आपका, कैश तो समझ में आता है ना, नगद, जो आपके पास पैसा है, पैसा भी आपका क्या है, पैसा भी आपका क्या है, नगद है। ये पैसा क्या होता है, आते जाते रहता है, ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। तुझे जब ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये 1 साल के अंदर कितना बार आते जाते रहता है, तो ये भी क्या है, मेरा करंट एसेट्स है, ठीक है, कैश। फिर गुड्स स्टॉक, ये भी मेरा क्या है, करंट एसेट्स है। आप बताते गुड्स, जो आप मान लीजिए ये माल बना रहे हैं, तो ये माल क्या हो रहा है, आते जाएगा, बनते जाएगा, बिकते जाएगा, आते जाएगा, बनते जाएगा, ठीक, क्या हो रहा है, ये आएगा, बिकते जा रहे, तो 1 साल के बाद, 1 साल में बहुत बार इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 साल में बहुत बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, इसका करंट एसेट्स में दिखेगा, है संपत्ति लेकिन है करंट एसेट्स, क्योंकि 1 साल के अंदर ही वो चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है आपके पास बचा हुआ माल, आपके पास बचा हुआ माल, तो आपके पास जो बचा हुआ माल रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, और जब 31 मार्च को जब बंद किए तो हमारे पास 10 ठो मार्कर बचा रह गया, तो मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग थी हमारे पास, क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक का हम बात करें तो स्टॉक चाहे ओपनिंग हो या तो क्लोजिंग हो, दोनों स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और वो दोनों कौन से एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आएंगे और फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो आपका ये एसेट्स हो गया।
एसेट्स को हम पहले तो बांटे एक टांजिबल एसेट्स और एक इंटांजिबल एसेट्स। जिसको हम देख सकते हैं वो टांजिबल एसेट्स, जिसको नहीं देख सकते उसको इंटांजिबल एसेट्स। कोई डाउट नहीं। दूसरा एसेट्स हम क्या बांटे, अकाउंटिंग के हिसाब से, कि जो 1 साल के अंदर ही उसका रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसको हम बोले करंट एसेट। जो 1 साल से ज्यादा के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। और 1 साल से ज्यादा रहने वाली संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, मशीनरी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है। करंट एसेट्स, अभी हम करंट एसेट्स में पहले भी देखे थे, कुछ आइटम पहले भी दिखाए थे। और ये एडवांस पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, गुड्स, स्टॉक, ये सब आपका क्या है, करंट एसेट्स है। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चलते हैं। आपके पास अभी एक तो और एसेट्स है एसेट्स एक और टाइप है, एक होता है फिक्स्टिशियस एसेट्स। क्या होता है, फिक्स्टिशियस एसेट्स। बच्चा लोग को बड़ा कंफ्यूजन है, ये तो लोग पढ़ाते ही नहीं है। फिक्स्टिशियस एसेट्स 11th में तो पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, फिक्स्टिशियस एसेट्स को समझ लेना है, ज्यादा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं, तो डीपली नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा। फिक्स्टिशियस एसेट्स, इसको बोलते हैं अवास्तविक संपत्ति। अवास्तविक फिक्स्टिशियस एसेट उसको बोलते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एज ए एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअल में हमारे पास एसेट्स होते हैं नहीं। कहने का मतलब देखिए, SKGS क्लासेज हम स्टार्ट किए, उससे पहले हम 50,000 प्रचार कराने में खर्चा कर दिए। अरे भगवान, अभी बोलिए खर्च तो कर दिए, तो आप ये बोलिए जो 50,000 शुरू में खर्च की किस पे, एडवर्टीजमेंट में, तो अब क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट साल में जितना कमाया हुआ उसमें सब घटा दीजिएगा 50,000। नहीं घटाइएगा ना, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट 50,000 किए हैं वो एक ही साल के लिए थोड़ी किए हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि कहने का मतलब आपको ये जो है खर्च में आपको कितना दिखाना पड़ेगा, 1 साल का ही, बाकी को आपको क्या मानना पड़ेगा, संपत्ति मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, संपत्ति की। जो हम आप खर्चे किए हैं वो हमारा क्या है, संपत्ति है। क्योंकि आप जब एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च दिए होंगे, आप जब क्या किए होंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिए होंगे, तो आपके पास से कैश गया होगा, पैसा गया, तो आपके पास संपत्ति के। देखिए, जब भी हमारे पास से कुछ चीज आता है तो आपके पास कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, कहीं ना कहीं अगर लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। ये दुनिया का नियम है। 2 इफेक्ट कंफर्म होगा। अगर माँ को खुश करते हैं तो वाइफ रुसेगी, वाइफ को बनाते हैं तो माँ रुसेगी, ये तो कंफर्म है। 2 चीज में एक ही तो ठीक होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास कैश जा रहा है, यानी संपत्ति जा रहा है, तो आपके पास एक संपत्ति तो आएगा कि नहीं आएगा। तो आएगा क्या, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एडवर्टीजमेंट। यानी कि जो हम स्टार्टिंग में जितने भी खर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी शुरू में जो खर्च करते हैं, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने में के टाइम में जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह में और कुछ में खर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फिक्स्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो हमारा क्या है, फिक्स्टिशियस एसेट्स है। हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, ये मेरे लिए संपत्ति है, क्योंकि इसके बदले में हमारे पास क्या गया है, कैश गया है। तो जब भी एक संपत्ति गया है तो दूसरा संपत्ति हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मानना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, संपत्ति है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवास्तविक संपत्ति बोलते हैं। अगर शुरू में एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए तो हमारा एडवर्टीजमेंट क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, और वो हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। वो किस तरह का एसेट्स होगा, फिक्स्टिशियस एसेट्स होगा। ठीक है, और अगर ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स भी होगा।
ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। तो आपका एसेट्स का टोटल भाग खत्म हो गया। हम एसेट्स का कितना भाग देखें, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, ट्रांजिबल एसेट्स, इंट्रांजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में रहेगा, जरूर रहेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन सा है, तो टिक मार देना है कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो खर्च होते हैं, जो एक्चुअल मेरे पास होते नहीं लेकिन उसको हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग पहले देखिए, अभी तो हम लोग एसेट्स की, किसका किया अभी हम लोग, एसेट्स का। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो लायबिलिटी का। एसेट्स तो हमको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीजें एसेट्स होंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं भाई, लायबिलिटी। क्या देखने वाले हैं, लायबिलिटी। चलिए हम लोग लायबिलिटी पे बात करते हैं। देखिए, हम, मेरा एक पढ़ाने का आदत है कि हम लिखाते ज्यादा नहीं, क्योंकि लिखाने वाला काम आपको पता है कि लिखाने वाला नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपके पास बुक है, आप मान लीजिए यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपकी जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे उससे तो दिक्कत नहीं है, आपके पास पीडीएफ वगैरह या तो आपके पास वो तो है ही जो दिए हुए हैं आपके पास। लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं, आपको पता है बुक में भी हमारे पास थ्योरी होगा, हमको चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आपके पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है, जो अमाउंट कंपनी को अन्य आदमी को यानी अन्य पर्सन को चुकाना होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी जिस तरह एसेट्स होते हैं उसी टाइप से लायबिलिटी को भी बंटवारा होगा। तो जिस तरह फिक्स्ड और करंट होता है उसी टाइप से ये भी होता है, फिक्स्ड लायबिलिटी, और ये आसान है, उतना लेन देन नहीं, करंट लायबिलिटी। सब चीज उसी का उल्टा चलेगा, सब चीज। फिक्स्ड लायबिलिटी तो आपको पता है कि जिस तरह क्या होता था, जिस तरह हमारा एसेट्स मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए रहता था उसको फिक्स बोलते थे, उसी तरह यहाँ पे जो लायबिलिटी 1 साल के ज्यादा दिन के लिए, 1 साल से ज्यादा दिन के लिए है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी। और जो करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर ही चुका देते हैं, 1 साल को अंदर ही चुकाना होता है, उसको हम बोलते हैं करंट ईयर, अति करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल से ज्यादा दिन के बाद चुकाना पड़ता है, तो तब तक चुकाने रहना है 1 साल से ज्यादा दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20,000 किसी से लिए, हमको 2 साल में चुकाना है, पहला साल में चुकाना 10,000, दूसरा साल में चुकाना, तो हमारा फिक्स्ड लायबिलिटी हो गया। और करंट लायबिलिटी होगा पहला ही साल में हमको चुका देना, तो हमारा करंट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होगा। तो आप लोन कहां से, बैंक से लिए या तो किसी तरह के एसोसिएशन से लिए, तो आप मान लीजिए बैंक से आप लीजिएगा तो 1 साल में थोड़ी रिटर्न कर दीजिएगा, नहीं करते। हम 10 साल 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो जो लोन लॉन्ग टर्म लोन होता है, हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन। कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो जो लॉन्ग टर्म लोन रहता है यानी कि मोर देन 1 ईयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, अब डिबेंचर, आपको पता है कि डिबेंचर जो होता है वो कंपनी, ये लोन लेने वाले नियम है, ये डिबेंचर वो हमारा कंपनी से लिया जाता है। डिबेंचर वर्ड जहां भी आएगा, ये हम कहां से लोन ले रखे हैं, कहां से, कंपनी से। तो जो कंपनी से लोन लिया जाता है वो भी मोर देन 1 ईयर के लिए रहता है। ठीक है, तो डिबेंचर भी हमारा क्या है, एक एज ए लोन ही है। लेकिन ये डिबेंचर वर्ड क्यों लगा, क्योंकि ये जो लोन लिया होगा वो कंपनी से लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिबेंचर क्या हमारे पास ये भी एक लायबिलिटी। और किस तरह का लायबिलिटी है, ये फिक्स्ड लायबिलिटी, क्योंकि ये सब मोर देन पीरियड के लिए होता है, तुरंत पेमेंट करने वाला लोन नहीं होते ये। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम आते हैं इधर, आपको पता होगा अभी क्रेडिटर का बात, अभी डेटर का बात किया था एसेट्स में। डेटर मतलब क्या, डेटर मतलब देनदार, देने वाला। और क्रेडिटर मतलब क्या होगा, लेने वाला, क्योंकि लायबिलिटी में लेने वाला ही रहता है, तो इसको तो हिंदी में बोलते हैं लेनदार। और क्रेडिटर, डेटर क्या बोलते हैं, देनदार, वो देने वाला होता है। तो अगर ये लेनदार है, ये कंपनी से पैसा लेने वाला है लायबिलिटी। लेकिन क्रेडिटर जो होते हैं
जिससे हम उधार माल लिए हैं उसको 1 ही साल के अंदर पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये क्रेडिटर क्या कहलाएगा, मेरा करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्रेडिटर को क्या करते हैं, 1 साल के अंदर ही इसका बुक को बंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आके देखिएगा कि क्रेडिटर को क्यों करंट लायबिलिटी बोलते हैं। चलिए दूसरा, जैसे वहां बीपी होता था, क्या होता था, बीपी बीआर होता था। बीआर आप एसेट्स में देखे थे ना, कि जैसे वो डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहा था जब हम उधार बेच रहे थे, तो जब भी हम उधार लेंगे तो वो भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स इशू करे। तो जब वो उधार माल के डॉक्यूमेंट्स इशू करता है और वो हमको लिखित दे देता है 3 महीने के अंदर तुमको चुका देना है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या है मेरे लिए, पैसे देने वाले डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हमको कंपनी को पैसा चुकाना पड़ता है। तो बिल्स पेबल क्या है, मेरा करंट लायबिलिटी है। ये आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के टाइम देगा, बोलेगा इतने अंदर के अंदर आपको पैसा चुका देना है। तो बिल्स पेबल भी आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है। अब मान लीजिए कि आप अभी देखिए उसमें एडवांस पेमेंट कर रहे थे, अब मान लीजिए कि आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं, तो आप एडवांस रिसीव कीजिएगा, तो ये तो आपका लायबिलिटी है ना, आपको तो कल चुकाना ही पड़ेगा। आपको तो कल चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो हम अगर एडवांस रिसीव करते हैं, एडवांस रिसीव्ड करते हैं, तो अगर आप एडवांस रिसीव्ड करते हैं, क्या करते हैं, एडवांस रिसीव्ड करते हैं, तो भी आपका क्या होगा, ये करंट लायबिलिटी होगा। अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं इसको, बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सो देखिए ये सब जो बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है वो इज्जतदार लोगों को मिलता है जो बैंक में गुडविल बना के रखते हैं। आपका अकाउंट में 5,000 है, लेकिन आप निकालना चाहते हैं 7,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा निकालना चाहते हैं। तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा निकालना चाहते हैं बैंक से, वो हमारा क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो जो आप एक्स्ट्रा लिए उसको चुकाना पड़ेगा, आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसको जैसे हम पैसा उसमें जमा करेंगे बैंक वाला काट लेगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मेरा करंट लायबिलिटी है। ठीक है, क्या है, करंट लायबिलिटी। तो आप अगर देखना चाहते हैं, जैसे हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपने रेंट क्या कर रखा है, पहले रिसीव कर रखा है, यानी कि रेंट लगा नहीं उससे पहले आप रेंट ले लिए। आपका मान लीजिए रेंट लग रहा है 20 फरवरी को और आप 20 जनवरी को ही रेंट ले रहे हैं, तो एडवांस ले रहे हैं। तो जब एडवांस लीजिएगा तो आपको चुकाना पड़ेगा कि अगला महीना के नहीं चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो आप जो एडवांस अभी ले रहे हैं उसी को अगला महीना क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पैसा को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही जो इसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, हमारा एज ए लायबिलिटी होगा, एज ए लायबिलिटी, ये मेरा दायित्व है। तो किस तरह का क्या है, ये 1 ही मंथ के लिए, 2 ही महीना के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये भी मेरा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आते हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एडवांस रिसीव कर रहे हैं हम, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट रिसीव्ड एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस। तो अब जो भी चीज एडवांस में रिसीव कीजिएगा वो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। अगर आप एडवांस में किसी को पेमेंट करें तो वो आपके लिए एसेट्स होगा, लेकिन कौन सा होगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो आपका लायबिलिटी भी समझ आ गई। लायबिलिटी क्या है, जो अमाउंट कंपनी को पे करना है अन्य पार्टी को, कंपनी को छोड़ाकर, खुद को छोड़ाकर किसी अन्य को पेमेंट करना है, जो खुद ही पैसा ले रखा है तो उसको जो भुगतान करना है उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे 2 तरह का लायबिलिटी होता है, फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहाँ पे टांजिबल लायबिलिटी और इनटांजिबल लायबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए एक चीज समझ गए, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, एक चीज है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। जिस तरह वहां पे फिक्टिशियस एसेट से टीचर बचते हैं उसी तरह यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज भी बचते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को देख लेते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम देख लेते हैं। चलिए आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में गारंटी देते हैं कि जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, एक भी अगर नहीं बना तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप लोग भी बना के देखिए, अगर लगता है नहीं बनता तो फिर हमको बोलिएगा। एक भी क्वेश्चन उससे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है,
तो सिर्फ जितना पता है उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को टिक 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 मारते जाना है। ठीक है, तो आपको अभी हम देख लिए क्या